अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि आजकल पैंडमिक की सेकेंड वेव है हमारे पास। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आप घर में रहो, सेफ रहो, मास्क लगाओ और अपने हैंड्स लगातार वॉश करो। As you people know that we have completed our first chapter, chemical reactions and equations. उस वाले चैप्टर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलता था रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था कोरोजन, पढ़ा था, हमने पढ़ा था रस्ट, पढ़ा था, और हमने पढ़ा था उस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेंसिडिटी क्या होती है। जो हमारा आज का टॉपिक है ये है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। In this very chapter we will study about how we will classify the elements। क्योंकि जब आप किसी दुकान पे जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, आप वहां पे देखते हो कि उस शॉपकीपर ने अलग अलग क्लासिफाई किया है डिफरेंट आइटमों को। अगर उसके पास बिस्किट है, उसने बिस्किट को एक अलग जगह क्लासिफाई किया है। बिस्किट के साथ सोप्स को उसने नहीं मिलाया है। अगर सोप्स है, सोप्स के साथ उसने कुछ और चीज नहीं मिलाई है। अगर वहां पे च्युइंगम है, उसने च्युइंगम से टॉफी को नहीं मिलाया है, उसने वहां पे क्लासिफाई किया है। आप बोलो मुझे, उस शॉपकीपर ने वो सब आइटमों को क्लासिफाई क्यों किया है? हाँ, आपका आंसर ठीक है, क्योंकि उसको आसानी हो जाएगी जब उसको कोई भी आइटम किसी को देना हो, वो आराम से, उसको टाइम नहीं लगेगा वो आइटम ढूंढने में। तभी एक शॉपकीपर अपने शॉप में क्लासिफाई करता है डिफरेंट आइटमों को। अगर उसके पास नोटबुक है, नोटबुक के लिए उसके पास अलग शेल्फ होता है या अलग अलमारी होती है। अगर उसके पास बिस्किट है, बिस्किट के लिए अलग होता है। अगर उसके पास सोप्स है, सोप्स के लिए वहां पे अलग होता है। और वहां पे सोप्स की डिफरेंट जो टाइप्स है वो भी अलग अलग होती है। जो नहाने वाली, जो बाथिंग वाली सोप होती है वो वहां पे अलग होती है, और जो कपड़े धोने वाली सोप होती है वो अलग होती है, और जो बर्तन धोने वाली सोप होती है वो अलग होती है। अब ये शॉपकीपर क्यों इन आइटमों को अलग अलग रखता है? ताकि जब उसको कोई ग्राहक आ जाए उसको आसानी हो जाए वो आइटम ढूंढने में। इसीलिए तो इस शॉपकीपर ने तो वहां पे क्लासिफाई किया है डिफरेंट आइटमों को, किया ना क्लासिफाई? हाँ, उस शॉपकीपर ने वहां पे क्लासिफाई किया है ताकि उसको आसानी हो जाएगी। यही बात है हमारे पीरियोडिक टेबल के साथ। जो एलिमेंट्स है हमारे पास, टिल डेट about 118 elements have been discovered। उन सब एलिमेंटों की प्रॉपर्टी को पढ़ना अलग अलग, और उनकी कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी पढ़ना, ये एक इम्पॉसिबल काम है हमारे लिए। तो इसके लिए जो साइंटिस्टों ने अलग अलग काम किया है, उन्होंने इन एलिमेंटों को क्लासिफाई किया है। उन्होंने इन एलिमेंटों को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। इन दो प्रॉपर्टियों पे उन साइंटिस्टों ने यह क्लासिफाई किया है। और क्यों क्लासिफाई किया है?
क्योंकि उनको अब आसानी होती है, या हमको उन्होंने हमारे लिए इसको क्लासिफाई किया है ताकि हम आसानी से हर एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में जान सकें, ताकि हम हर एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में जान सके। तभी उन लोगों ने इन एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन निकाली। इन 17 up to 17th century कुछ ही एलिमेंट्स, few elements were discovered। तो उन बहुत सारे जो कम एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ना हमारे लिए तो आसान होता है, आसान था। वहां पे 4 या 5 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उन 5 एलिमेंटों की प्रॉपर्टी पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ना, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, ये आसान था क्योंकि ये बहुत ही कम थे। अगर आप अपनी अलमारी में, घर में आपकी अलमारी में आपके पास कपड़े कम हो, आप ऐसे ही रखते हो, आपकी बनियान ऐसी होती है, आपकी शर्ट ऐसी ही होती है, आपका पैंट ऐसा ही होता है, आप वहां पे उनको क्लासिफाई नहीं करते हो क्योंकि आपके पास बहुत ही कम है। जब आहिस्ता आहिस्ता से आप बहुत सारे कपड़े लाते हो तो आपको वहां पे क्लासिफाई करना पड़ता है, आपको शर्ट्स को अलग रखना पड़ता है, आपको स्वेटर्स को अलग रखना पड़ता है, आपको पैंट्स को अलग रखना पड़ता है। अब क्यों आपने ये अलग अलग रखा? क्योंकि जब भी आपको कोई शर्ट जरूरत हो या कोई पैंट जरूरत हो या कोई स्वेटर जरूरत हो तो आप आसानी से वो वहां से ले सकते हो। यही बात है एलिमेंट्स की। जब ये अप टू 17th सेंचुरी था, 17th सेंचुरी में कुछ ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। इन कुछ ही एलिमेंटों की प्रॉपर्टी पढ़ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, ये एक आसान काम था क्योंकि ये बहुत सारे काम थे। जब टाइम होता गया till date about 118 elements have been discovered। उन 118 एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, या जब वो एलिमेंट्स मिलेंगे उनका जो कंपाउंड होगा, जब वो कंपाउंड बनाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना, यह एक इम्पॉसिबल काम था। इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट अंकल्स थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत की इसको क्लासिफाई करने के लिए, क्योंकि हमें अब आसानी हो जाती है, हम आसानी से हर 118 एलिमेंटों के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हम एक ही बार एक एलिमेंट को याद करेंगे तो हमारे वहां पे जो उसके नीचे क्लास होगा, हम उस क्लास के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आगे जाके हम इसकी हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये क्लासिफिकेशन कहां से स्टार्ट हो गई, पहला कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पहले इस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था। जो up to the 17th century only few elements were discovered। जो मैं आपको अभी ये बात बोल रहा था कि अप टू 17th सेंचुरी बहुत ही कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उन फ्यू एलिमेंटों की प्रॉपर्टी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान काम था, ये हमें आसानी से याद हो जाता। It was easy to study the properties of these elements। उन एलिमेंटों की प्रॉपर्टी पढ़ना ये हमारे लिए एक इजी काम था, ये हम आराम से कर सकते थे। With the time, new elements were discovered। At present, about 118 elements are present in the periodic table। जब टाइम होता गया, टाइम के साथ एलिमेंट्स भी डिस्कवर होते गए। टिल डेट हमारे पास, हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट्स?
118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। Each element show different properties due to the types of elements constituent to them. Due to the different types of atoms. Sorry, it is atoms. Atoms constituting them. अब इन सब एलिमेंटों की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है? अब इनकी प्रॉपर्टी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यह जो एलिमेंट्स है ये डिफरेंट एटम्स से बना है। ये डिफरेंट एटम्स से बना है, इसीलिए इन एलिमेंटों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इसीलिए इन एलिमेंटों की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। It was impossible to study of each and every property of the element and its compounds. ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि हम इन सारे 118 एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग पढ़े। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि हम अलग अलग 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। Then the scientists start forming patterns. उसके बाद जब टाइम होता गया, जब इन साइंटिस्टों को लगा ये प्रॉपर्टीज पढ़ना अब मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो उन्होंने पैटर्न्स बनाने स्टार्ट किए। उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन देनी स्टार्ट की ताकि उनको आसानी हो जाए ये 118 एलिमेंटों को याद करने के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, on the basis of which they could study such a large elements। इस बेसिस पे इन पैटर्न जो अब इन लोगों ने ये पैटर्न्स बनाए, अब इसके बेसिस पे ये बहुत सारे एलिमेंटों की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सके। तो इसीलिए इन लोगों ने पैटर्न्स अब हम देखेंगे कि हम इन एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों करते हैं क्लासिफाई, जरा आप खुद सोचो। इसलिए हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ताकि हम इन सब एलिमेंटों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ सके, इनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ सके, हर एक एलिमेंट की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ सके। इसीलिए हम इन एलिमेंटों को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स पे। In the beginning of the 19th century, एक साइंटिस्टों ने एक काम किया। इन्होंने जो तब तक एलिमेंट्स जो उस देर तक बिगिनिंग ऑफ द 19th century तक जितने भी एलिमेंट्स थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century इन साइंटिस्टों ने इन एलिमेंट्स को दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया। जो ये साइंटिस्ट था जिसने इन एलिमेंटों को दो ग्रुपों में डिवाइड किया, उसका नाम था लिवाइजर। क्या था उसका नाम? लिवाइजर वो साइंटिस्ट था जिसने पहले इन एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब वो दो ग्रुप्स कौन थे? वो उन्होंने बनाया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उन्होंने क्या ग्रुप्स बनाए? मेटल्स और नॉन मेटल्स। बट आगे जाके जब इस पे फर्दर स्टडी की गई तो ये जो क्लासिफिकेशन इस लिवाइजर ने दी थी ये इनएजुकेट थी, ये बराबर नहीं थी, ये पूरी क्लासिफिकेशन नहीं थी। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को वहां पे रिजेक्ट किया गया।
उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था जॉन डाल्टन, जिसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने इन 1803 में जॉन डाल्टन ने 1803 में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। बट जब इसके बारे में भी, जब इस एवरेज एटॉमिक मास के बारे में जो क्लासिफिकेशन इस जॉन डाल्टन ने 1803 में दी थी वो भी इनएडुकेट थी, वो भी इनएडुकेट थी, इसलिए उस क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट किया गया, उस क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट किया गया। Why do we have classified the elements? हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना होता है? Because to study the chemistry of each and every element in the periodic table, ताकि हम केमिस्ट्री ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की केमिस्ट्री जान सके, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जान सके, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जान सके, इसीलिए हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। In the beginning of the 19th century, they could only form two groups. In the beginning of the 19th century, उन्होंने खाली दो ग्रुप्स बनाए, एक था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और जो ये साइंटिस्ट था उसका नाम था लेवाइजर, It was the Levaiser who classified first the elements in two groups. The groups was metals and non-metals. उन्होंने इन ग्रुपों को दो ग्रुप्स दिए, एक था मेटल्स और दूसरा था नॉन मेटल्स, metals and non-metals. But this was inadequate, मगर ये इंफॉर्मेशन बराबर इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन है इसको रिजेक्ट किया गया। In 1803 जॉन डाल्टन, उसके बाद जॉन डाल्टन आया 1803 में, पब्लिशर ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। उन्होंने एक टेबल दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, बट जब उसके बेसिस पे भी जब वहां पे उसको स्टडी किया गया तो ये जो इंफॉर्मेशन इसने दी थी जॉन डाल्टन ने, ये भी इनएडुकेट थी, ये भी बराबर इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसको भी अब उन्होंने रिजेक्ट किया। अब जॉन डाल्टन के बाद डॉबर्नियर आता है। चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इन 1817 डॉबर्नियर ने एक क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने एलिमेंट्स को इसने तीन एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की। डॉबर्नियर ने इसने तीन एलिमेंट्स को मिलाया और ग्रुप्स बनाए, तीन एलिमेंट्स की ग्रुप्स बनाए, और इसने उसका नाम दिया ट्रायड्स। क्या दिया नाम? ट्रायड्स। इस ट्रायड्स में जो ये एलिमेंट्स थी, इनके क्लासिफिकेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम थे। और इसमें जो मिडल वाला एलिमेंट था, उसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास था बराबर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। अगर हम मानो उसका एक ट्रेड हम देखते हैं, उसने एक ट्रेड बनाया था, उसने लिया था लिथियम, सोडियम, उसने लिया था लिथियम और सोडियम, और उसने लिया था पोटेशियम। उसने लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो अबाउट 6.9 है। लिथियम का अप्रोक्सीमेटली जो एटॉमिक मास है वो अबाउट 6.9 है, और सोडियम का 23.0 है, और पोटेशियम का अप्रोक्सीमेटली इसका है 39.0।
ये जो डॉबर्नियर था इसने यह बताया, इसने क्या बताया, जो एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट था वो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट था। वो एवरेज एटॉमिक मास फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट था। चलो हम इसको चेक करेंगे। जो अगर हमें अप्रोक्सीमेटली एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता, एवरेज एटॉमिक मास वो किसके बराबर है, हमें 6.9 लिथियम का एटॉमिक मास है, और हमें इसका एटॉमिक जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास लेना है, हमें लेना है 39.0। अब हमें इनकी एवरेज निकालनी है तो डिवाइड बाय 2 हमें इनकी एवरेज निकालनी है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 39.0 जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 9.554 45.9 डिवाइड बाय 2 45.9 डिवाइड बाय 2 2 1s are 2 2 2s are 4 2 2s are 4 ये 19 बना 0.29 about 22.9 ये हमें मिला यहाँ पे 22.9 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 23 एटॉमिक मास के। सोडियम का एटॉमिक मास 23 था। जब इस डॉबर्नियर ने इन दो, जो पहला वाला एलिमेंट था और लास्ट वाला एलिमेंट था, जब इसने इनकी एवरेज निकाली, इनकी एवरेज बराबर थी जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसके बराबर थी, बट अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली ये इक्वल नहीं था। जब उसने एवरेज निकाली 6.9 प्लस 39.0 डिवाइड बाय 2, जब इसकी एवरेज निकाली वो हमारे पास है 22.9 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 23 के, 23 के। ये अब तीन एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, ये अब तीन एलिमेंट्स है, ये लिथियम है, ये सोडियम है या पोटेशियम है। ये इसने इन तीन एलिमेंटों का जो नाम दिया था, इसने इनका नाम बोला था ट्रायड्स। क्या बोला था? ट्रायड्स बोला था। चलो, in 1917 John Wolfgang Dornier, a German scientist averages the elements together of similar properties. उन्होंने 1917 में एलिमेंटों को डिवाइड किया on the basis of properties, जो उसने वहां पे एवरेज निकाला था, एवरेज एटॉमिक मास। He classified the elements of 3 groups called triads. इस डॉबर्नियर ने तीन एलिमेंटों के ग्रुप बनाए। इसने तीन एलिमेंटों के ग्रुप बनाए। उनका नाम उसने दिया था ट्रायड्स। क्या नाम दिया था उसने इनका नाम दिया था ट्रायड्स। वो क्या बोल रहा था? He says the elements of the triads have similar properties. उसने बोला जो ये एलिमेंट्स एक ट्रायड में है या अलग ट्रायड्स में, उनकी जो प्रॉपर्टी है, एक ट्रायड में जितने भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। And the atomic mass of middle element is approximately equal to average of the atomic mass of other 2 elements. उसने क्या बोला था कि ये जो ट्रायड्स है, इसमें जो 3 एलिमेंट्स है, इनका जो मिडिल एलिमेंट है, इन 3 एलिमेंटों में जो मिडिल वाला एलिमेंट है, इसका एवरेज एटॉमिक मास बराबर होता है अदर 2 एलिमेंटों के एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। इस मिडिल का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास था अदर 2 एलिमेंट्स था। चलो, हम अब
अब उसको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, अब डॉबर्नियर ने इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज देखी, चलो हम लिखते हैं। मेटल्स थे दे ऑल और मेटल्स, वो सब, ये सब मेटल्स थे, ये सब मेटल्स थे। दे ऑल हैव, they all have same valency, same valency। वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी वो होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में होंगे, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। दे ऑल react to water to form a basic solution। ये सब वाटर से मिलके एक बेसिक सॉल्यूशन बनाते थे। ये जो ट्रायड्स है, इनके जो एलिमेंट्स है, अगर लिथियम को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। ये जो सोडियम है, ये सोडियम भी जब वाटर से ऐड करेंगे, ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता था। और पोटेशियम, अगर इस पोटेशियम को भी वाटर में ऐड करेंगे, यह भी एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता था। चलो हम अब इसकी लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डॉबर्नियर था, इसकी जो ये क्लासिफिकेशन थी, यह भी फेल होगी। अब ये फेल क्यों होगी? क्योंकि इसने खाली 3 ही ट्रायड्स बनाए, जो उस टाइम एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, उनमें से इसने खाली 3 ही ट्रायड्स बनाए। बट जो ये सब एलिमेंट्स वहां पे उस टाइम मौजूद थे, डिस्कवर हुए थे, ये उन सब एलिमेंटों के ट्रायड नहीं बना सका, क्योंकि इसने ये जो एवरेज का कंसेप्ट दिया था, ये अब फेल हो गया। यही हम पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या थी। अब ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन ट्रायड्स। ये डॉबर्नियर ये नहीं बना सका हर एक एलिमेंट का ट्रायड, हर एक एलिमेंट को ये ट्रायड में नहीं फिट कर सका, क्योंकि वहां पे उनका जो है वो एवरेज, मिडल का एवरेज एटॉमिक मास था, वो अब डिफरेंट आने लगा। इसीलिए ये जो डॉबर्नियर कंसेप्ट था, ये जो डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन थी, ये फेल हो गई। Only 3 triads he could identify from the elements known at that time। उस टाइम में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, इसने खाली 3 ही ट्रायड्स बनाए। ये उससे ज्यादा ट्रायड्स नहीं बना सका। चलो हम देखते हैं कि ये अब हर एक एलिमेंट को ट्रायड में क्यों नहीं लगा सकता। अगर हम इसका एक ट्रायड था नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। अब ये फेल क्यों हो गया? अगर हम इस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखेंगे, इसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 14 होता है। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे, इसका अप्रोक्सीमेटली 31.0 होता है, 31.0। अगर हम आर्सेनिक की बात करेंगे, इसका तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 74.9 होता है। अगर हम इन दोनों का एवरेज अब निकालेंगे, हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और आर्सेनिक का एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, हम देखते हैं क्या वो इसके बराबर है या नहीं। अगर वो इसके बराबर नहीं है तो ये जो डॉबर्नियर कंसेप्ट था, ये जो इसकी क्लासिफिकेशन थी, ये अब फेल होगी। चलो देखते हैं। अगर हम एवरेज निकालेंगे, 14 ये है 74.9 डिवाइड बाई 2, हम एवरेज निकाल रहे हैं 14। अब देखो जरा, ये 9 आ जाएगा, 0.8, ये 88.9 डिवाइड बाई 2। अब इसको देखो,
2 1s are 2, 2 4s are 2, 4s are 2, 4s are 2, 5s are 44.45 निकला, 44.45 निकला। बट यहां पे हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास खाली 31.0 है, जो एग्जैक्टली 31.0 है फास्फोरस का एटॉमिक मास। मगर यहां पे तो हमें निकला 44.45, जो ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये जो डॉबनियर कंसेप्ट है ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। आगे जाके जो हमारे आगे वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम और पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब उसके बाद किसने क्लासिफिकेशन दी और जो हमारे आगे वाले लेक्चर होंगे उसमें हम यही पढ़ेंगे। होप कि आप सबको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।